शादी की रात मैंने अपने पति को बता दिया कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वह भी मेरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन किसी कारण वह मुझे छोड़कर दूसरे शहर चला गया। मेरे देवर ने एक दिन मुझे उस लड़के से मिलते हुए देख लिया और मेरा वीडियो बना लिया। वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा और अपने कमरे में बुलाने लगा। उसके बाद मुझे होश न रहता। वह मेरे साथ क्या करता मुझे पता भी नहीं चलता। मैं कब माँ बनने वाली थी मुझे पता ही नहीं चला। अपने पति को सब कुछ बता दिया कि यह बच्चा मेरे देवर का है। लेकिन मेरे पति मानने को तैयार न हुए और कहने लगे यह बच्चा मेरा है। जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मेरे घर में गाने बजाने का प्रोग्राम हो रहा था। मैं अपने कमरे में बंद थी। बार बार मेरी छोटी बहन दरवाज़ा खोलने को कहती और बाहर आने को कहती। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मेरा जीवन वीरान हो रहा है। मुझे खुशी का माहौल भी बहुत बुरा लग रहा था। मेरी बहनें नाच गा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्बाद हो रही हूँ, क्योंकि मैं तो रमेश से प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी शादी किसी और से हो रही थी। इस बात ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। मैं अंदर अंदर सोच रही थी कि मैं शादी तोड़ दूं या फिर जहर खाकर अपनी जान दे दूं। लेकिन अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल सोचकर शांत हो जाती हूँ। रमेश वह लड़का था जिसे मैं पिछले 2 साल से जानती थी। मैं हमेशा उसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी शादी किसी और लड़के से हो जाएगी। लेकिन वक्त और हालात ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और हम 3 बेटियों के बाप होने की वजह से उन्हें हमारी चिंता सता रही थी। अस्पताल में ही मेरे पिताजी ने मेरी शादी अपने जिगरी दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी। उन्होंने मुझसे मेरी मर्जी पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। उस समय मैंने खुद को भी यह सोचकर समझा लिया पिताजी के ठीक होते ही मैं उन्हें रमेश के बारे में बता दूंगी। लेकिन जब 20 दिन के बाद पिताजी ठीक होकर घर लौटे और मैंने रमेश से अपने पिताजी से शादी की बात करने के लिए कहा, लेकिन रमेश ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे घर वाले अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते। मेरी बहनें अभी शादी के लिए बची हुई हैं। जब उनकी शादी हो जाएगी तब मेरे घर वाले मेरी शादी करेंगे। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने रमेश से कहा, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है। यह सुनकर रमेश ने कहा, तुम अपने घर वालों को 2 साल के लिए रोक लो। 2 साल में मेरी बहनों की शादी हो जाएगी और मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात करूँगा। मैंने कहा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वह ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। वह 2 साल तक बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनको हमारी ज़्यादा चिंता है। मेरी 2 बहनें और भी हैं। पिताजी ने मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी है। महीने बाद मेरी शादी है। रमेश कुछ नहीं बोल रहा था। इधर मेरी बहनों ने जब मेरी शादी की तारीख के बारे में सुना तब से वह घर में खूब शोर शराबा शुरू कर दी। पिताजी की तबीयत को देखते हुए मेरी माँ ने मेरी दोनों बहनों को डांटा कि वह इस तरह से शोर न करे। तभी पिताजी बोलने लगे, मेरी बेटी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशी में कोई कमी रह जाए। मैं अपने पिताजी की खुशी देखकर उनसे कह ही नहीं पाई कि कोई और मेरी खुशी है। मैं तो अंदर ही अंदर मर रही थी। रमेश अभी भी मुझे रोज़ फ़ोन करता था। मेरी शादी हो जाने पर भी वह मुझसे संबंध कभी ख़त्म नहीं करेगा। मेरे लिए यह समय बहुत कठिन था। रमेश से मेरी मुलाकात मेरे कॉलेज के बाहर हुई थी। वह अपनी बहन को लेने कॉलेज आया करता था। वहीं वह मुझे देखकर मेरा दीवाना हो गया था। उसके बाद से ही वह रोज़ाना ही कॉलेज के बाहर आता और मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक जाता। शुरू शुरू में मैंने तो उसे बहुत डांटा, लेकिन वह बाज नहीं आया और इसी तरह अपने प्यार का इजहार करता। रमेश के शब्दों में एक जादू था जो मेरे पूरे वजूद को जकड़ लेता था। वह इसी तरह मेरे तारीफ़ों में ज़मीन आसमान करता था कि मैं खुद को कोई हूर समझने लगती। और फिर एक दिन उसने मेरा नंबर मुझसे मांगा। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। उस दिन के बाद से तो हम दोनों में बातों का सिलसिला चालू हो गया।
मैं घंटों उससे बातें करती और उसकी बातों में मगन हो जाती। वह मुझसे इस तरह से बात करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। और आने वाले कुछ ही दिनों में हम दोनों के दरमियान ये सारी शर्मिंदगी ख़त्म हो गई। वह अपने शब्दों के ज़रिए मुझे पागल कर देता था। प्यार का एक ऐसा नशा है और इस नशे में मैं पूरी तरह डूब चुकी थी। रमेश ने मुझे कई दफ़ा मिलने को बुलाया और मैं जब भी उससे मिलने के लिए जाती तो वह तमाम हदें पार करके मुझसे अपना लेता। मैंने रमेश से वादा कर लिया था कि मैं शादी के बाद भी उसके साथ रिश्ता रखूंगी। मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दफनाने की तैयारी की जा रही है। रमेश के प्यार भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। वह हमेशा मुझसे कहता था कि तुम मेरी दुल्हन बनकर बहुत ही सुंदर लगोगी। मैं दुल्हन तो बन गई थी और सुंदर भी लग रही थी, लेकिन उसकी दुल्हन मैं नहीं बन सकी। मैं किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। मेरी शादी अमित से हो गई। मैं शादी करके उसके घर पर आ गई। अमित के पिताजी, जो मेरे पिताजी के दोस्त थे, जो मेरे पिताजी को देखने दूसरे शहर से आए थे, ये अपने पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहते थे। अमित और उनका छोटा भाई हमारे शहर में नौकरी की वजह से आए हुए थे। अमित की माँ ने मुझे अमित के कमरे में बिठा दिया, जिसे बहुत ही सुंदर सजाया गया था। मेरे लिए छोटे छोटे गुलाबों से पूरे बिस्तर पर दिल बनाया गया था और बेड के चारों कोनों पर भी गुलाब के फूलों की लड़ियाँ लगाई गई थीं। लेकिन यह कमरा मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ मेरे हर सपने टूटने वाले हैं। रमेश का प्यार मेरे दिल में बसा हुआ था। इस वजह से मैं अमित को अपना नहीं पा रही थी। कमरे में भीनी भीनी फूलों की खुशबू महक रही थी। मैं थक कर बैठ गई और बेड के सिरहाने पर अपनी गर्दन टिका ली। मेरी आंखों के सामने वह मंजर किसी कल की तरह चल रहा था, जब मैं रमेश के साथ मुलाकात के लिए जाया करती थी और वह मुझे पूरी तरह अपने अंदर समा लिया करता था। आँखें बंद किए बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खोलकर अमित कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मैं लेटी हुई थी, झट से उठकर बैठ गई। जैसे ही अमित करीब आकर बैठा और मेरा हाथ थामने लगा तो मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अमित मेरी इस हरकत पर चौंक गया। मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की और अमित से कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना शरीर आपके हवाले कर सकती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा किसी और की है। मैंने खुद ही अपनी चुनरी खींचकर दूर फेंक दी और अम्मी से कहा कि वह जो चाहे वह कर ले, लेकिन कभी भी मेरे दिल में जगह नहीं बना पा सकता। अमित कुछ देर तो चुप रहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। वह कमरे में वापस लौटकर नहीं आया। मुझे सुकून का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही यह डर भी लग रहा था कि कहीं अमित मेरे घर वालों को न बता दे। अगले ही दिन अमित के माता पिता को अपने शहर वापस जाना था। जब मैं सुबह उठी तो अमित के छोटे भाई राज ने मुझे बताया, अमित भाई तो पिताजी के साथ दूसरे शहर चले गए हैं। वह माता और पिताजी को छोड़कर कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। राज की बात सुनकर मुझे खुशी का एहसास हुआ कि अमित मुझे छोड़कर चला गया। मैंने कमरे में आकर रमेश को फ़ोन किया और मैं अभी पहले की तरह ही उसी की हूँ। उसने मुझे मिलने को कहा। अब तो मेरे लिए रमेश से मिलना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि अब मुझ पर किसी की रोक टोक नहीं थी। शाम होते ही मैं तैयार होकर राज से यह कहकर निकल गई कि मैं अपने घर जा रही हूँ और सीधा उसी पार्क में पहुँच गई जहाँ रमेश हमेशा से मुझसे मिला करता था। पार्क में रमेश मेरा इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। मुझे देखते ही रमेश ने मुझे गले लगा लिया और मैंने उसे बताया कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। बात सुनते ही रमेश का खुशी का ठिकाना न रहा और कहने लगा, हम लोगों 2 साल तक इसी तरह मिलते रहेंगे। तुम 2 साल तक अमित के घर पर ही गुजार लो और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। रमेश कह रहा था कि अगली बार तुम मुझसे मिलने के लिए पूरे दिन के लिए आना। वह मेरे साथ पूरा एक दिन गुजारना चाहता था, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों से उसका दिल नहीं भर रहा था। मैंने मुस्कुरा कर उससे वादा किया कि मैं अगली बार जब आऊँगी तो पूरे दिन के लिए आऊँगी। शादी से पहले तो मैं अपनी माँ को जवाब देती और ज़्यादा देर
के लिए कहीं नहीं रुक सकती थी, लेकिन अब तो अमित ने मुझे छोड़कर पूरी छुट्टी दे दी है। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी यह मुलाकात मेरे लिए इतनी भारी साबित होगी। जब मैं घर लौटी तो हैरान रह गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अमित का छोटा भाई राज कमरे के अंदर आ गया। उसने मुझे ऐसी वीडियो दिखाई जिसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उस वीडियो में मेरी और रमेश की मुलाकात पूरी तरह रिकॉर्ड की गई थी। मैंने गौर से उसे देखा और पूछा कि वह क्या चाहता है। कहने लगा, मुझे हर रात उसके कमरे में आना होगा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमित का छोटा भाई मेरे साथ एक रात गुजारना चाहता है। लेकिन उसने मुझे धमकी दी और कहने लगा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मैं इस वीडियो को मेरे घर वालों को दिखा देगा। और साथ ही साथ उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं अब रमेश के साथ कोई संबंध नहीं रखूँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे लिए रमेश के बगैर रहना बहुत मुश्किल था। राज के साथ संबंध बनाना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं मजबूरन राज के कमरे में चली गई और उसने मेरे सामने दूध का गिलास रख दिया और कहने लगा कि यह पी लो। मैं राज की बात मानने पर मजबूर थी, इसलिए मैं जल्दी से राज का दिया हुआ दूध का गिलास पी लिया। मुझे डर था कि वह मेरे माता पिता को यह वीडियो न दिखा दे। दूध पीने के बाद मुझे होश न रहा और जब मुझे सुबह होश आया तो इस बात का मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह लुट चुकी हूँ। राज कमरे के अंदर मौजूद नहीं था और वह शायद घर में कहीं भी नहीं था। मैं अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। अपने कमरे में चली गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। रमेश को फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन राज के डर से मैंने रमेश को फ़ोन नहीं मिलाया। अब मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि अमित वापस आ जाए ताकि राज से मेरा पीछा छूट जाए। अमित के आने की मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हर रात राज मुझे अपने कमरे में बुलाता है। दूध का गिलास पीने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता। मेरे लिए हर दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। 1 महीना गुजर जाता है। मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने माँ के कहने पर डॉक्टर को दिखाया तो मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए कि मैं अपने पति की ही नहीं, अपने देवर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और दिक्कत यह थी कि मैं यह बात किसी और को भी नहीं बता सकती थी। लेकिन जब अमित वापस आए तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं राज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अमित यह बात अच्छी तरह से जानता था कि उसने मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनाया। जैसे ही मैंने राज पर यह आरोप लगाया तो अमित कहने लगी, राज ने कुछ नहीं किया और यह बच्चा मेरा है। मैंने गुस्से में अमित से कहा, तुम अपने भाई की गलतियों को मत छुपाओ। लेकिन अमित अपनी बात पर टिका रहा और दोबारा यही बात कही कि यह बच्चा मेरा है। राज से इस बच्चे का कोई संबंध नहीं है। मुझे अमित की बात पर यकीन नहीं हुआ और इसलिए मैंने अमित से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ। और अमित को गलत साबित करने के लिए जब मैंने डीएनए टेस्ट कराया और इसकी रिपोर्ट आई तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। वह बच्चा तो अमित का ही था। मैं हैरान अमित का चेहरा देख रही थी। अमित मुझे हॉस्पिटल से घर ले आए और कमरे में बिठा दिया। वह मेरे लिए जूस लेकर आए और कहने लगे, तुम जूस पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने जूस पिया और टेबल पर रख दिया। मैंने अमित से पूछा, अब मुझे सच सच बताओ कि यह सब क्या है। तो वह कहने लगे कि जब शादी की रात तुमने मुझे बताया कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैंने उसी वक्त तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था और मैं कमरे से निकलकर घर से बाहर जा रहा था। भी राज ने मुझे दरवाजे पर रोका और कहने लगे कि भाई, आप शादी की रात कहाँ जा रहे हैं। न बताते हुए भी मैंने राज को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर राज कहने लगा कि भाभी अगर किसी लड़के से प्यार करती हैं, अगर वह सच में सही है तो वह भाभी की शादी करा देंगे। भाभी को छोड़ने का फैसला करने से पहले एक बार ज़रूर यह जान लीजिए कि वह लड़का कैसा है। उसके बाद अपनी शादी ख़त्म कर दीजिएगा। राज ने मुझे समझाया कि भाभी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह उन्हें छोड़ देंगे तो उनके पिताजी को सदमा पहुंचेगा। मेरी बात मानिए, आप कुछ दिनों के लिए किसी होटल में रुक जाइए। मैं भाभी से कह दूंगा कि आप माता पिता को छोड़ने गए हैं।
राज चाहता था कि वह उस लड़के के बारे में पता लगाए और फिर हमारे रिश्ते को लेकर कोई फैसला करे। जब शाम हुई तुम उस लड़के से मिलने गई तो राज को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि तुम कहाँ जा रही हो। इसलिए उसने तुम्हारा पीछा किया और तुम दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तुम तो घर वापस आ गई, लेकिन राज ने रमेश का पीछा किया और उसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वह लड़का एक नंबर का झूठा है। उसका संबंध कई लड़कियों के साथ है। अमित ने बताया कि राज ने मुझसे कहा कि अगर मैं यह बात भाभी से कहूँगा तो वह विश्वास नहीं करेंगी, वह मुझे ही झूठा साबित कर देंगी। इसलिए जब तक मैं उस लड़के का सच साबित नहीं कर दूँगा तब तक मैं भाभी को कुछ नहीं बताऊँगा। राज ने मुझसे कहा कि अगर भाभी माँ बनने वाली हो जाएं तो वह लड़का उन्हें छोड़ देगा, तो भाभी उसके किसी काम की नहीं रहेंगी। उसे केवल कुंवारी लड़कियां ही पसंद हैं। वह शादीशुदा औरतों के पास भी नहीं जाता। इसलिए राज ने उस वीडियो को दिखाकर तुम्हें अपने कमरे में बुलाया और नींद की दवा मिलाकर दूध का गिलास पिला दिया। तुम्हारे सोते ही वह मुझे बुला लिया करता था और खुद कमरे से बाहर चला जाता था। राज यह सिर्फ हमारे रिश्ते को बचाने के लिए करता था। मैं तो रमेश के लिए छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। तुम चाहो तो पता लगा कर देख लो। मुझे अमित की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने रमेश को फ़ोन करके बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसने यह कहकर मेरा फ़ोन काट दिया कि मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। उसके घर वाले उसकी मंगनी कहीं और कर रहे हैं। रमेश की इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसके घर वाले जो 2 साल तक उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, आज उसकी मंगनी करने के लिए कैसे तैयार हो गए। रमेश ने अपने आप फ़ोन काट दिया। मैं शर्मिंदा होकर नज़रें झुकाने लगी। तभी राज कमरे के अंदर आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैं अपने माँ बाप के पास वापस जा रहा हूँ क्योंकि वह घर में रहकर मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। अमित ने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने भगवान को याद किया और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अमित जैसा जीवन साथी देने के लिए। एक दिन मैं अमित के साथ डिनर के लिए गई थी। वहाँ मैंने रमेश को देखा। वह मेरी सहेली के साथ बैठकर खाना खा रहा था, जबकि मेरी सहेली की मंगनी किसी और के साथ हो चुकी थी। मैं समझ गई रमेश उसे फंसा रहा है, लेकिन रमेश यह नहीं जान रहा था कि वह लड़की मेरी सहेली है। मैं फ़ौरन ही अपनी सहेली के पास गई और रमेश की सारी सच्चाई उसको बता दी। रमेश मुझे देखकर घबरा गया। वह मेरी सहेली को सफाई देने लगा। मैंने अमित का हाथ थामा और वहाँ से चली आई। आगे का फैसला मेरी सहेली को करना था कि वह जिससे प्यार कर रही है उसके लिए सही है या नहीं। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।